द गॉड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानियां जरूर देखें और सुने, साथ ही साथ उसको शेयर भी करें। आप लोगों को नए तरह की कहानियों में बहुत इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियां मुझे भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियां भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। हमारी ये जो आज की कहानी है ये प्रथम जी ने भेजी है, तो चलिए आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम प्रथम है और मैं महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना सुनकर सच में आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में भूत प्रेत ऐसे भी होते हैं। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भूत प्रेत के किस्से और घटनाएं कई बार सुन रखे होंगे। कुछ लोग तो उनमें से ऐसे भी होंगे जो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। बस मैं भी कुछ उन्हीं में से था जब तक दो घटनाएं मेरे सामने नहीं घटी थी। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को अपने पापा के साथ घटी एक घटना बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना बताऊंगा जो कि मेरे ही साथ हुई। चलिए अब मैं उस घटना पर आता हूँ। ये बात आज से कई साल पुरानी है। तब मेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी। मेरे पापा का ऐसा कहना है कि शादी से 1 या 2 साल पहले की बात है। मेरे पापा इस घटना के बाद काफी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। लगभग उन्हें ठीक होने के लिए या रिकवर होने के लिए पूरे 8 महीने लगे थे। हुआ कुछ ऐसा था, एक शाम पापा अपनी माँ को लेकर यानी कि मेरी दादी को लेकर कहीं से लौटकर अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में काफी ज्यादा लेट भी हो चुका था। लगभग 9 बज चुके थे। आपको बताते हैं कि हमारे जमाने में रात के 9 बजे ही ऐसा लगता था कि रात के 3 बज रहे हो। हर तरफ बिल्कुल ही शांत हो जाता था सब कुछ। उस समय मेरे पापा नासिक के पास ही एक गांव में रहा करते थे। गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, जब पापा मेरी दादी के साथ घर लौट रहे थे तभी अचानक से दूर थोड़ा सा ऐसा लगा कि पापा को किसी ने आवाज देकर बुलाया। पापा ने वहां पर देखा तो 2-3 लोग कुछ दूरी पर झाड़ियों के बीचों बीच खड़े हुए दिखाई पड़े। उनको लगा कि हो सकता है यह उन्हीं के दोस्त होंगे। तभी दादी ने मेरे पापा को चिल्लाते हुए कहा, चल जल्दी मेरे को अपने घर पर लेकर चल, ये तेरे आवारा दोस्त होंगे और तू भी चलकर सो जा, अभी वापस उनसे मिलने का मत सोच। पापा सिर्फ मन में मुस्कुराने लगे और चुपचाप आगे चलने लगे। दोबारा पापा को आवाज आई। इस बार जब पापा को बुलाया जा रहा था तो पापा ने मेरी दादी को आगे करके पीछे से हाथ दिखाते हुए खाली इतना चिल्लाते हुए कहा, बस थोड़ी देर में आते हैं। इतना पापा का कहना था कि दादी और ज्यादा गुस्से में आ गई। दादी कहने लगी, तुझे मना किया था ना। अरे माँ, बस में जल्दी से मिलकर मैं वापस आ जाऊंगा। दादी पापा को दोबारा मना कि यह कोई समय है दोस्तों से मिलने का, तेरे दोस्तों के पास तो कोई काम नहीं है, इसलिए वो लोग इतनी लेट तक बाहर घूमते हैं। आज जब यह पापा हम लोगों को कहानी सुनाते हैं तो हंसते भी हैं कि 9 बज रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्यों इतना डर लग रहा था। शायद गांव का माहौल ही ऐसा था, इतना सुनसान। उसके बाद पापा बताते हैं कि मैं अपनी माँ को अपने घर पर ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा कि माँ बस 15-20 मिनट में या बहुत होगा तो आधे घंटे में लौट आऊंगा। ये कहकर पापा वहां से निकल गए और सीधा अपने दोस्तों के पास जाने लगे। जब अपने दोस्तों के पास जा रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जहां से खड़े होकर उनके दोस्तों ने आवाज लगाई थी, अब उनके दोस्त उस जगह से और ज्यादा काफी पीछे जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर जो उनके दोस्तों ने आवाज देकर बुलाया था कुछ नहीं था। वहां बड़ा सा मैदान जैसे गांव में होते हैं, बस पतला रास्ता होता है, बाकी दोनों ही साइड रास्ते के खेत होते हैं या तो मैदान होता है। वह भी कुछ ऐसा ही था, बस जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ मैदान था और उसमें जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। पापा ने मन ही मन सोचा, यार ये लोग अभी इतने नजदीक थे, पता नहीं इतना दूर क्यों चले गए।
पापा ने दूर से ही आवाज लगाए, अरे नजदीक आओ यार, लेकिन वहां से सिर्फ एक आवाज आए, तू आजा। पापा ने जब ये बात सुनी तो पापा धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगे। वहां जंगली झाड़ियां थी और उनमें कांटे भी होते हैं, कभी चुभ भी जाते हैं, तो पापा रात के अंधेरे में खुद को बचाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग पापा धीरे धीरे चलते हुए 15 मिनट तक आगे चल चुके थे, लेकिन तब भी उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनके दोस्त तब भी उनसे बहुत दूर है। पापा ने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन इस बार वहां से कोई जवाब नहीं आया। पापा को लगा कि शायद वह लोगों ने सुना ही नहीं होगा, इसलिए एक बार फिर से पापा ने आवाज लगाई। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा था कि वहां पर कोई खड़ा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से क्लियर फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना आसानी से समझ में आ रहा था कि कोई तो है। और पापा को ये लगने लगा कि मेरे ही दोस्त थे, तभी तो इन लोगों ने मुझे नाम से चिल्लाकर बुलाया। इसके बाद पापा और आगे बढ़ने लगे। मेरे पापा जब ये घटना आज मुझे सुनाते हैं तो बताते हैं कि मैं 15 मिनट तक चलता ही रहा। मैंने तो बहुत कम बोला, पर मुझे लगता है कि शायद मैं उससे भी ज्यादा लंबा चला था। उसके बाद पापा और कुछ 5-10 मिनट चलने के बाद एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि जिस जगह से उनके दोस्त उन्हें आवाज देकर बुला रहे थे, मेरे पापा ने अच्छे से देखकर अंदाजा लगा लिया कि वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन जब पापा उस पेड़ के पास पहुंचे तो पापा ने देखा कि उनके दोस्त उनसे और दूर दिखाई दे रहे हैं। तभी पापा को एक छोटा सा शक हुआ। पापा इसीलिए उन लोगों को उसी पेड़ के पास खड़े होकर चिल्लाने लगे, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग यहाँ आओ, और नहीं आ रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। मेरे पापा वैसे भी बहुत गुस्से वाले थे, इसीलिए उन्होंने वहीं से यह आवाज लगाया। इस बार भी आवाज तो नहीं आई, लेकिन फिर पापा ने देखा कि वहां पर जो 2-3 लोग खड़े हुए थे वह धीरे धीरे पापा की ओर आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, सबसे पहले अजीब बात जो मेरे पापा ने उनमें देखी वो ये थी कि जब वो लोग मेरे पापा की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे और काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे, पापा ने ये देखा कि जो जंगली झाड़ियां थी जो कि उनकी कमर तक आ रही थी, लेकिन अब उनके आगे आने से वह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। नॉर्मली एक आदमी जब झाड़ियों में से गुजरता है तो आसपास की झाड़ियां बहुत तेज हिलती है, लेकिन वो झाड़ियां बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और वो लोग जो भी थे वो 3 लोग थे और अब वो पापा की ओर आ रहे थे। उसके बाद पापा को काफी अजीब लगने लगा। अब धीरे धीरे वो लोग और करीब आ चुके थे। पापा के इतना करीब आने के बाद भी पापा उन लोगों की शक्ल पता नहीं क्यों पर बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनकी शक्ल की जगह ऐसा लग रहा था कि काला धुआं और लाल जैसा कुछ उनके पूरे शरीर पर लगा था। शायद वह खून था या पता नहीं, धुएं का कलर ही काले और लाल जैसा कुछ दिख रहा था। पापा ने फिर उन लोगों को वहीं खड़े होकर चिल्लाया, अरे जल्दी आओ ना, तुम लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो। वो लोग पता नहीं क्यों फिर भी बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे थे। फिर लगभग पापा से वो लोग मानो 30 से 40 कदम की दूरी पर होंगे कि पापा ने देखा वो लोग अपना रूप बदल रहे थे, यानी कि रूप बदलकर वो लोग और भी बड़े होते जा रहे थे। इसी के साथ साथ अब जो जंगली झाड़ियां थी जो उनकी कमर तक आनी चाहिए थी वो उनके घुटने के नीचे आ रही थी। पापा ये देखकर समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और ये तीनों ही एक साथ इतने बड़े कैसे हो रहे हैं। पापा तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगे। जंगली झाड़ियों में से भाग पाना इतना आसान काम नहीं होता। जितना पापा से बन रहा था उतना तेज वह झाड़ियों को हटा हटाकर वहां से आगे की ओर दूर भाग रहे थे। फिर लगभग 20 मिनट के बाद पापा पक्के रास्ते के करीब पहुंच चुके थे। पापा ने देखा कि अभी वो तीनों लंबे चौड़े आदमी जिनकी शक्ल ही नहीं थी, मानो सिर्फ धुआं ही धुआं था, वह भी पापा का पीछा तेजी से कर रहे थे। और रात में तो वैसे ही गांव और भी सुनसान हो जाता है और लगभग टाइम भी कुछ 10 के पार हो गया होगा, तो अब रास्ते पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पापा वहां से बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भाग रहे थे कि अचानक से उनका पैर किसी झाड़ी में जाकर फंसा गया और पापा वहीं गिर गए। पापा के ऐसे गिरने से उस जंगली झाड़ियों के कांटे उनके पूरे शरीर में चुभ गए थे।
और उसी दर्द की वजह से अब वो और भी चिल्लाने कहराने लगे। लेकिन पापा ने देखा उनकी मदद के लिए तो कोई नहीं आया और जो साए उनका पीछा कर रहे थे अब वो भी पापा के एकदम से पीछे ही खड़े थे, जिसके बाद उनमें से एक ने पापा की टांग पर जोर से अपना भूतिया पैर दे मारा, जिसके बाद मेरे पापा की जोर से चीख निकल गई। इसी के साथ वह यह आज भी बताते हैं कि उसका वजन मानो किसी बड़े से चट्टान जैसा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरे पैर की हड्डियां टूट जाएगी। दूसरे ने मेरे सीने के ऊपर अपना पैर रख दिया, जिसके बाद जो कांटे धीमे धीमे से अब तक चुभ रहे थे और भी तेजी के साथ मेरे पापा के शरीर में घुसने लगे थे। आपको बता दें कि उन लोगों को ये देखकर लग रहा था कि वह आत्मा या राक्षस या जो भी हो वह उन्हें मारकर खाना नहीं चाहती, बस उन्हें तकलीफ देकर परेशान करना चाहती है और उन्हें जान से मारकर हो सकता है कि पापा की आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती हो। क्योंकि मेरे पापा बताते थे कि उनके ही गांव में पहले भी एक ऐसी घटना घट चुकी थी और लोगों का यह मानना था कि आत्माएं जब भी शिकार करती है तब किसी भी मनुष्य को जान से मारकर खा जाती है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। अगर उन्हें खाना भी होता तो तुरंत पकड़कर खा लेते। पापा सोचने लगे कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तभी जो तीसरा था वह एकदम से सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना पैर पापा के मुंह पर रख दिया और धीरे धीरे करके वजन बढ़ाने लगा, जिसके बाद नीचे पड़े हुए जो जंगली झाड़ियों के कांटे थे वो धीरे धीरे मेरी शक्ल में घुसने लगे और मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मेरे पूरे शरीर से अब खून भी बहुत ज्यादा बह रहा था। उसके बाद भी पापा ने हार नहीं मानी और चीखते चिल्लाते रहे और उनकी आवाज इस बार रंग लाई, क्योंकि उस कच्चे रास्ते के दूसरी साइड वहां पर 2-4 घर थे जो कि किसानों के थे और शायद उन लोगों ने पापा की आवाज सुनकर जल्दी से दौड़कर बाहर आ गए। वहां जितने भी लोग थे कोई मसाल तो कोई हाथ में डंडा लिए पहुंच गए। तब वो तीनों शैतान जो वहां पर थे वो एकदम से कहीं हवा में धुआं बनकर गायब हो गए। उनको ऐसा देखकर पापा और भी तेजी से चिल्लाते रहे। तब पापा की मदद के लिए वहां 3-4 घर जो भी थे उसमें से लोगों ने आकर पापा को झाड़ियों में से बाहर निकाला। पापा की हालत देखकर लोग दंग रह गए और धीरे धीरे यह बात उस गांव में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि किसी भी साधारण आदमी के लिए शैतान को देखना या पहली बार उसका सामना करना आसान नहीं होता। पापा 8 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और दूसरी बात यह थी कि जो उनकी टांग और हाथ की हालत हुई थी। बताते हैं कि इस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे हाथ और पैर में जो दर्द होता है पहले जैसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उस दर्द की ही वजह से आज भी एक साधारण आदमी की तरह नहीं चल पाते हैं। इसके बाद पापा बताते हैं कि जब मैं बिस्तर पर था तब पता नहीं क्यों मेरे सीने और पैर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मम्मी ने जाकर पुजारी जी को बुलाया, यानी कि मेरी दादी ने। तो पुजारी जी ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर पापा के हाथ पांव पर फूके और उसके बाद दादी को कुछ दिया था और वह कहने लगे कि दिन में कम से कम 3 बार इसे पानी में डालकर इसके सीने और पैर पर वहां लगाना जहां पर उन शैतानों ने अपना पैर रखा था। दर्द तो काफी कम हो गया, लेकिन आज भी पापा में वो डिफेक्ट रह ही गया है और पापा आज भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और जब हम अपने गांव जाते हैं तो रात में हमें भी निकलने के लिए मना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे पापा के साथ घटी एक घटना। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को वह घटना सुनाऊंगा जो कि मेरे साथ आज से 10 साल पहले घटी थी। तो दोस्तों, ये घटना मेरे साथ 2003 में घटा था। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ जिद करके घर से बाहर घूमने के लिए जाने वाला था। हमारा प्लान कोई पहाड़ी जगह पर घूमने का था, कोई शांत जगह हो जहां पर हम 3-4 दोस्त खूब एंजॉय कर सके। मैंने अपने आसपास के दूसरे दोस्तों से पता किया तो उन लोगों ने मुझे जगह के बारे में बताया जो मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों ने कहा कि जगह तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांत जगह है और बहुत छोटा सा पहाड़ी इलाका भी है। मैं इस बात पर रेडी हो गया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम यहीं पर जाएंगे। मैं और मेरे बाकी के 2 दोस्त हम तीनों ही उस जगह के लिए निकल पड़े। मुझे याद है कि हम लोग सुबह में 5:30 बजे निकले थे और 3 दिन रुकने का प्लान था।
जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस हिसाब से लोगों से सुना था वैसा वहां कुछ नहीं था, यानी कि मानो वहां पर लोगों की भीड़ ही नहीं दिखती थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि यह तो पिकनिक स्पॉट जैसा है, यहाँ पर तो लोगों का आना जाना आम बात है, फिर भी इस समय इतने कम लोग क्यों हैं? यहाँ पर 8-9 बजे के बाद कोई दिखता ही नहीं था। वहां पर तब जिससे हम लोगों ने रूम किराए पर लिया था उसने बताया कि दरअसल बारिश बहुत ज्यादा हुई है और इसी वजह से लोग कम आए हैं। मैंने कहा बारिश ज्यादा होती है तो लोग कम क्यों आते हैं? जिस पर वो मुझसे कहने लगा कि दरअसल यहाँ पर जितनी भी घूमने की जगह है वो सब घोड़े पर बैठकर घूमने की जगह है, और बारिश की वजह से घोड़ा अगर बारिश में निकलता है तो यहाँ की जो जमीन है वह बारिश की वजह से काफी चिकनी हो जाती है। बहुत से लोग फिसल भी जाते हैं। फिसलन से भरी पहाड़ी जगह होने से लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद हम तीनों दोस्त क्या करें ये सोच रहे थे। बाहर जोरदार बारिश भी हो रही थी, बाहर निकलकर कहीं घूम भी नहीं सकते थे। अपने कमरे में ही बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा यार इससे अच्छा होता कि हम बारिश के महीने के बाद आते। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास टाइम इसके बाद या पहले नहीं था तो हमें अभी आना पड़ा। ये कहकर मैं उस छोटे होटल की गैलरी में चला गया। दरअसल गैलरी में जाने के बाद बहुत अच्छा लगता था। गैलरी से घाटी का व्यू बहुत ही जबरदस्त था, बस कोई घर वहां पर नहीं दिखता था। बड़े बड़े दूसरे पहाड़ दिखते थे और घाटी काफी खूबसूरत दिखाता था। मैं जाकर गैलरी में खड़ा हुआ, बारिश के छींटे मेरे ऊपर अभी भी आ ही रहे थे। मैंने सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर वहां पर पीते हुए खड़ा हो गया। अभी मैं सिगरेट पी ही रहा था कि मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज मानो ऐसी थी जैसा कि कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा है, और पहाड़ी इलाकों में जैसा कि आवाज गूंजती है तो वह आवाज भी गूंजते हुए मुझ तक आए। मैं 2 मिनट तक की यह सोचता रहा कि आवाज किसकी हो सकती है और यह आवाज कहां से आ रही है। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होने लगी। ऐसा लगने लगा कि वह आवाज मुझसे बहुत करीब से ही आ रही है, और फिर अचानक से एक पल को ऐसा लगा कि आवाज नीचे से आ रही है, यानी कि उस खाई में से उस आवाज को शायद मैं सुन पा रहा था। मैंने अपने बाकी के दोस्तों को आवाज दिया और तुरंत ही उन्हें मेरे पास गैलरी में बुलाया और उनसे कहने लगा कि देखो किसी की बहुत डरावनी आवाजें आ रही है। उन लोगों ने भी आवाज सुनकर कहने लगे क्या हो सकता है, लगता है दूर कोई जानवर रो रहा है। मैं गुस्से में दोनों को देखकर कहने लगा यह आवाज जानवर जैसी नहीं लग रही है। उन लोगों ने कहा कि हमें तो कोई जानवर जैसी ही लग रही है, लेकिन वह आवाज पता नहीं क्यों मुझे किसी जानवर की नहीं लग रही थी, बल्कि उस आवाज में काफी डर लग रहा था। आवाज सुनने के बाद मैंने मेरे दोस्तों से कहा चल एक काम करते, हम उसे जाकर देखते हैं। तो वो मुझसे कहने लगे कि यार बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, बाहर कोई नहीं है, हम इस आवाज का पीछा कैसे करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि कहां से ये आवाज आ रही है। उन लोगों की यह बात सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ हम पता कैसे करेंगे। खैर उस रात फिर जैसे तैसे हम लोग सो गए। वह आवाज तो वैसे मुझे काफी रात तक आती रही। अगली सुबह जब हुई तो मैं सबसे पहले उस होटल के ओनर के पास गया और उससे पूछने लगा कि पिछली रात में जो आवाज हम लोगों को सुनाई दे रही थी वो आवाज किसकी थी, और काफी देर तक वो आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो मुझसे कहने लगा मुझे क्या पता किसकी आवाज होगी, पहाड़ी इलाका है, आवाज गूंजती रहती है तो तुम्हें भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों मेरी बात का यकीन करो, जब मैं उससे पूछ रहा था ना तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो वो मुझसे छुपाना चाह रहा है, या फिर वो मुझे बताना नहीं चाहता। मैंने कई बार उसके मुंह से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन वो इसी बात पर डटा रहा। अगले दिन भी बारिश बहुत तेज होने के कारण हम लोग ज्यादा घूम नहीं पाए। जल्दी ही शाम के 6 या 7 बजे अपने कमरे में आकर बैठ गए। उसके बाद पूरे दिन की थकान थी तो पता ही नहीं चला कि कब लेटे लेटे मेरी आंख लग गई।
मेरी आंख रात के कुछ 11:15 बजे के आसपास खुली। जब लौटकर देखा तो कमरे की लाइट वगैरह बंद थी और मेरे बाकी के दो दोस्त भी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देखकर मैं सोचने लगा कि लगता है इन लोगों ने भी रात का खाना नहीं खाया। मैंने तो नहीं खाया और रूम में देखकर भी एक बात यह समझ में आ रही थी कि मेरे दोस्तों ने भी खाना ऑर्डर नहीं किया होगा। मैं सोचने लगा कि भूख भी लग रही है, अब क्या करूं? तो मैं दोबारा गैलरी में चला गया सिगरेट पीने। मैं जैसे ही गैलरी के करीब पहुंचा कि मानो ऐसा लगा गैलरी में बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो मुझे देखकर एकदम से गायब हो गया। वह कहाँ चला गया यह नहीं पता, लेकिन हाँ देखकर यह समझ में आ रहा था कि गैलरी से कूदकर नीचे खाई में गिर गया। मैंने तुरंत खिड़की खोली और अपना सर बाहर निकाला और सर को बाहर निकालकर खाई में झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने गैलरी में ही मुझे हल्के से धक्का दिया। शायद वो मुझे गिरा देना चाहता था या फिर वो मुझे कोई इशारा दे रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और घबराकर एकदम से पीछे हटा। मुझे एक बार ऐसा लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से किसी ने मस्ती किया है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे एक बात यह समझ में आ रही थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है या फिर भूत प्रेत है। भूतों की मैंने कहानियां तो सुन रखी थी और अक्सर ही मेरे पापा मुझे अपने बारे में बताते थे। जो उनके और उनके दोस्तों के साथ घटा वो बताते थे, तो उससे एक बात ये भी समझ में आ रही थी कि पहाड़ी जगहों पर ज्यादा लोगों के नहीं होने की वजह से वहां पर भूत प्रेत वास करते हैं। कहीं मेरे दिमाग में यह बात भी उस समय घूमने लगी। मैं तुरंत बिना सिगरेट जलाए कमरे के अंदर आ गया। आकर अपने दोस्तों को उठाने लगा। मैं कहने लगा कि यार देख, वह आवाज फिर सुनाई दे रही है। मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तू सो जा, उस आवाज के पीछे इतना मत परेशान हो। तब मेरा दूसरा वाला दोस्त तो एकदम से चौंक कर उठा और मेरे साथ वह भी गैलरी में पहुंच गया। मेरे साथ जो घटना घटी तो मैंने उसे वह घटना उसी समय बताई। वह घटना सुनकर वो और भी घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा। इतनी रात में मैंने कहा, यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी हालत देख, मैं खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। हम लोगों ने सोचा कि इस समय इतनी रात में क्या करेंगे, लेकिन तभी ही मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, एक काम करते हैं, हम चुपचाप सोकर आज की रात निकालते, कल इस रूम को छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। खिड़की वगैरह बंद कर लिए और सोने के लिए चले गए। फिर आवाज तो नहीं आया, लेकिन फिर भी रात में बिस्तर पर हम अपनी करवटें बदलते रहे। जैसे ही सुबह हुई और वह मकान का ओनर आया तो मैंने तो से पहले खूब चिल्लाया। उसके बाद वह डर कर बोलने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। हाँ, यहाँ पर आत्माएं हैं, लेकिन वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तो क्या किसी को परेशान नहीं की? खाली हम ही ऐसा चिल्लाकर सुना रहे हैं। वह कहने लगा कि दरअसल बात ऐसी है कि जिस घर में तुम लोग रुके हुए हो उस घर में इसीलिए कोई नहीं रुकता है क्योंकि उस घर के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो वहां पर हमें क्यों रुकवाया? आप तीनों खुद ही मेरे पास आए थे, इसीलिए मैं भी कुछ पैसों के लालच में आकर तुम्हें ये कमरा दे दिया। बस उसका इतना कहना था कि मुझे अब और गुस्सा आ रहा था। मेरे बाकी दोस्त तो गुस्से के मारे आग बबूला हो चुके थे। हम लोगों ने उससे कहा कि हम अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ रहे हैं। हम लोगों ने अपना अपना सामान बाहर निकाल लिया और आज बारिश भी एकदम कम हो रही थी। तो मेरे बाकी दो दोस्तों ने कहा, यार घर नहीं जाते हैं, एक दिन और रुक कर जाएंगे, तभी तो हम यहाँ पर घूम पाएंगे। आज बाहर पब्लिक भी दिखाई दे रही थी। तब हम लोगों ने दूसरा कमरा ले लिया और वहां जाकर रुक गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार एक ही चीज घूम रही थी कि ये जो आवाज हम सुन रहे हैं, क्या वह भूत प्रेत या किसी आत्मा की आवाज है या फिर सच में किसी जानवर की आवाज है। लेकिन उस समय घूमने फिरने में ध्यान था तो इतना इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जब शाम में हम तीनों दोस्त घर पर बैठे हुए थे तो मैंने कहा, यार अगर वह आत्मा की आवाज है तो आत्मा ऐसी आवाज क्यों निकालेगी? मेरा जो दूसरा दोस्त था वह काफी ज्यादा ही इमोशनल है, कहने लगा कि हो सकता है
आत्मा कुछ ऐसा चाहती हो जो उसे नहीं मिला हो, या फिर उसकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई हो। ये कहते कहते वह रोने लगा और बाकी हम दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। उसके हाथ में अल्कोहल का ग्लास था। वह पीने के बाद कहने लगा कि आज मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। हम लोग उसे समझाकर अपने बाजू में लेटा दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि जब हम सो गए उसके बाद वह कब उठकर वहां से चला गया। मेरी आंख रात के कुछ 12:30 या 1:45 बजे के आसपास खुली। मैं उठकर देखा तो मेरा एक दोस्त नहीं था। मैंने जाकर उसे बाथरूम में देखा, वह वहां भी वो नहीं था। जब मैं बाहर निकला तो बाहर कड़ाके की ठंड थी और बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पहाड़ी इलाके में वैसे ही काफी ज्यादा ठंड होती है, तो मैं छाता लेकर अपने कमरे से उसे ढूंढने निकला। उस समय पता नहीं, शायद ये भगवान की ओर से इशारा था या क्या था, लेकिन मैं इतना समझ चुका था कि उसी आवाज का पीछा करने गया होगा या उसे देखने गया होगा। इसीलिए मैं सीधा उस पुराने घर के पास पहुंचा। इस बार जब घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पुराने घर के बाहर ताला लगा हुआ है और मुझे एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज मानो ऐसी थी जैसा अगर कोई आदमी किसी का मुंह दबा देता है और फिर भी वह आवाज निकालने की कोशिश करता है, वैसे ही आवाज मुझे आ रही थी। मैंने मन ही मन में सोचा कि पहले तो आवाज कुछ अलग आती थी, इस बार कुछ अलग आवाज आ रही है। मैं उस घर के ताले पर देखकर नीचे उतरा और आसपास देखने लगा कि अचानक से उस घर की जो दूसरी ओर की खिड़कियां थी, उन खिड़कियों पर मुझे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि खिड़की को घर के अंदर से किसी ने बजाया हो। मैं तुरंत ऊपर गया और जाकर देखने लगा, लेकिन ऊपर मुझे घर के अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर नीचे आकर एक पत्थर लिया और वह कांच यानी कि खिड़की तोड़ दिया। जब मैंने खिड़की तोड़कर अंदर देखा तो पाया कि अंदर तो मेरा वही दोस्त है और उसके चेहरे पर से और शरीर पर से खून बह रहा था। मैं तो ये देखकर घबरा गया। उसने जैसे ही मुझे देखा वो आंसुओं से रोने लगा। सुनील, तेरे साथ यह सब क्या हो गया? किसने किया? वह इतना ज्यादा घबराया हुआ था, पसीने में था कि बस एक ही बात कह रहा था, मुझे यहाँ से निकाल ले यार, मुझे इस जगह अब और नहीं रहना है। मैंने उसको उस समय बाहर निकाला और बहुत मुश्किल के साथ अपने कमरे तक लेकर आया। उस रात में तो उसने कुछ नहीं कहा, बहुत घबराया था और अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि वो एक कोने में बैठा हुआ था और अब भी वो रो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या। रात में तो हम लोगों ने उसका खून रुकवाने के लिए जो हमारे पास पट्टियां थी वो सब लगा दिए थे। अब हम सुबह तैयार होकर तुरंत घर के लिए निकलने वाले थे। घर आने के बाद में उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शांत था। लेकिन लगभग एक हफ्ते के बाद जब शायद उसे ऐसा लगा कि अब सब ठीक है, तो वह मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं सीधा उस घर के पास गया। मैंने घर के अंदर एक औरत को देखा, बाहर ताला लगा था। मैं ये सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा, शायद मैं नशे में था। ये पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं खुद को अगले ही पल में घर के अंदर पाया। मैं उस समय भी यह सोचने लगा कि मैं घर के अंदर कैसे पहुंच गया। बाहर तो ताला लगा था, लेकिन फिर से वही बात थी कि मैं बहुत नशे में था, इसीलिए समझ ही नहीं पाया। और उसके बाद मैंने उस औरत का भयानक रूप देखा। मैंने देखा कि उस औरत के चेहरे से उसकी दोनों आंखें बाहर निकलकर लटक रही थी। चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसकी जबान इतनी लंबी थी कि जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जबान उसकी गर्दन तक लटक रही थी और उसके दांत इतने नुकीले थे कि जैसा किसी भेड़िए के होते हैं। इसी के साथ मैंने देखा कि उसके शरीर पर कुछ टैटू जैसा बना हुआ था। अंधेरे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब वो मेरे करीब आई, मुझे धक्का देकर गिराया और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और वो मेरा गला दबाने लगी। मैं खुद को बचाने के लिए उसको धक्का देने के लिए जब उसके शरीर को छुआ तो मानो ऐसा लगने लगा कि मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी आग से जली हुई चमड़ी वाले जानवर को धक्का दे रहा हूँ। और उसका वजन इतना ज्यादा था कि मैं अपने शरीर से उसे हटा पाना या धक्का दे पाना नामुमकिन था।
मेरे लिए वह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर तू आ गया और तूने मेरी जान बचा ली, वरना अब तक तो मैं भगवान को प्यारा हो चुका होता। दोस्तों, जब मैंने उससे यह बातें सुनी तो मुझे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मेरे साथ जो वहां गैलरी में घटा था मुझे याद आ गया और अब मुझे विश्वास हो गया, अगर भगवान की शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी दुनिया में है। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण जी की दोनों कहानियां। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है विनय जी की दिलशाद गार्डन, दिल्ली एनसीआर से। चलिए विनय जी की कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो विपुल हमारे ही बगीचे का एक वर्कर हुआ करता था और उन्हीं के साथ यह घटना 1996 में घटी थी। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल है। बात है 1996 अप्रैल महीने के। तब मैं आम के बगीचों में बैठकर चुपचाप आम के बगीचों की रखवाली किया करता था। गर्मियों का महीना चल रहा था तो ठंड ज्यादा नहीं थी। इसके बावजूद मैं हमेशा अपने सामने आग जलाकर रखता ताकि अगर कभी कोई जंगली जानवर आ भी जाए तो मैं आग से उसे डरा कर भगा सकूं। इसके अलावा पता नहीं क्यों मुझे बहुत पहले से कुछ उस बगीचे में अजीब सी चीजें महसूस होती थी। मैं एक बात ये भी जानता था कि जो बुरी शक्तियां होती हैं वह आग से बहुत ज्यादा डरती है। मैं वैसे तो एक डरपोक किस्म का आदमी हूँ, शायद इसीलिए मैं वहां पर लकड़ी जला रखा था। रात लगभग 11:30 बजे की बात होगी। मैं चुपचाप बैठकर मुंह में तंबाकू डालकर बैठा हुआ था कि अचानक से मुझे एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वह आवाज मानो कुछ तो कह रही थी, लेकिन वह क्या कह रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके गूंजने की वजह से उस आवाज में बहुत ही ज्यादा इको हो रहा था। मैं बैठकर अपने चारों ओर देखने लगा। मेरे हाथ में टॉर्च था। मैंने उसी बगीचे के चारों ओर टॉर्च को घुमाया, परंतु मुझे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च लाइट बंद की, दोबारा से वही आवाज गूंज उठी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उस वक्त उतने बड़े से बगीचे में मैं अकेला वहां पर बैठकर पहरेदारी कर रहा था। मैं भी यह सब बैठकर देख ही रहा था कि अचानक मेरे पैर में एक चीज जाकर टकराए। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि वहां पर कुछ तो काली पोटली में बंधा हुआ था। मुझे लगा कि हो सकता है ये पहले से होगा। मैंने इसीलिए उस पोटली को लात मार कर आगे की ओर फेंक दिया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसके बाद वह आवाज बार बार सुनाई देने लगी और हर बार यही हो रहा था। मैं जैसे ही टॉर्च लाइट चालू करता तो वह आवाज बंद हो जाती और बंद करता तो आवाजें आना शुरू हो जाती। इसमें डरा देने वाली बात ये थी कि जब जब वह आवाज आ रही थी तब तब वह पहले से और ज्यादा भयंकर रूप में मुझे सुनाई दे रही थी। कहीं ना कहीं मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। मैं समझ गया था कि शायद आज ये बुरी शक्तियां मेरी जान लेकर ही मानेगी। यही सोचकर मैं वहां पर बैठा हुआ डर रहा था कि अचानक से मानो ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आकर जोर जोर से सांस ले रहा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ, उसके जो सांसों की हवा थी वह अभी मेरे चेहरे पर आ रही थी, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा था कि वहां पर जो भी बुरी शक्ति है मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर सकता हूँ। और यह बात बहुत ज्यादा डरावनी थी। मैं एकदम से 2 कदम पीछे हटा ताकि मैं उस बुरी शक्ति से थोड़ा सा पीछे हट जाऊं या दूर चला जाऊं, कि अचानक मैंने एक चीज और महसूस किया कि अब मेरे चेहरे पर वो सांसों की हवा तो लगी रही थी, इसी के साथ वह जो आवाज गूंज रही थी वो मुझे बेहद अपने करीब से सुनाई देने लगी। और फिर एकदम से सारी आवाजें बंद हो गई और एक सन्नाटा सा चारों ओर फैल गया। वह सन्नाटा तो मानो और भी ज्यादा दिल को डरा रहा था। मैं अपने आसपास देखने लगा और पूरा पसीने में नहा गया था। मैं अब ये सोचने लगा कि यह सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कि तभी उसी पेड़ के ऊपर जिसके नीचे मैं बैठा हुआ था एक कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सोचने वाली बात ये थी कि वह कौवा जो कि अब तक एकदम शांत था वो इतना क्यों चिल्ला रहा था। लगभग उसको चिल्लाते हुए 10 से 20 सेकंड ही हुए होंगे कि वह एकदम से ऊपर से नीचे धम से गिर गया।
जब मैंने उस कौवे के ऊपर टॉर्च मारा तो देखा कि वह मरा पड़ा था। यही नहीं बल्कि मरने के बाद वह अकड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। मैं ये सब देखकर और ज्यादा घबराने लगा कि अचानक वह आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। इस बार मुझे समझ में आया कि वह आवाज मुझसे बगीचे से बाहर निकलने को कह रही है। लेकिन अगर मैं बगीचे से बाहर निकल जाता तो मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और शायद वह मुझे पगार भी नहीं देता। मैं बगीचे के बाहर निकलना तो चाह रहा था क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। इसीलिए मैं वहां से थोड़ा सा दूर हट गया और जहां पर बगीचे का गेट था मैं उसके पास जाकर बैठ गया। और फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। लगभग 10 मिनट हुए होंगे कि वह आवाज ने गूंजते हुए फिर से मुझसे कहा, समझ नहीं आया क्या? मेरे बगीचे से बाहर चला जा। आवाज मुझे ऐसे डरा रही थी मानो कि उसका मुझे मार देना शायद ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा डर डर के रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लगभग 2 मिनट के बाद ऐसा लगा कि किसी ने जोर से आकर मेरी छाती पर किसी चीज से दे मारा हो, और किसी बहुत ज्यादा भारी चीज से मारा हो, जिस वजह से मेरे मुंह से हल्का सा खून आने लगा। मैं खुद ही अपने मुंह से खून निकलता हुआ देखकर घबराने लगा और भागता हुआ गेट की ओर जाकर खड़ा हो गया। मैं चाहकर भी उस गेट से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, क्या पता वह बगीचे को कोई नुकसान न पहुंचा दे और अगले दिन मालिक मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। मैंने इस बार फिर देखा जो कौवा अंदर मरा पड़ा था, वही कौवा उड़ते हुए, यानी कि उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने उस मरे हुए कौवे को उठाकर मुझ पर जोर से दे मारा हो। वह कौवा इतना जोर से आकर मेरे मुंह पर लगा कि मुझे 2 मिनट के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर हो सकता है कि उसकी के पैर के नाखून शायद मेरे मुंह पर लग गए, जिस वजह से मेरे मुंह पर से भी खून आना शुरू हो गया था। मैं गेट के बाहर चुपचाप खड़ा था और अंदर देखना चाह रहा था कि अब बगीचे में क्या हो रहा है। देखते ही देखते मैंने देखा कि जो आग मैंने लगाई हुई थी वह एकदम से बुझ गई थी। इतनी बड़ी आग एकदम अचानक से बुझ जाना, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और जबकि वहां पर कोई हवा तक नहीं चली, फिर भी यह आग कैसे बुझ गई? मैं सोचकर वहां पर खड़ा था। जो 4 मिनट बीते होंगे कि मैंने पाया किसी ने आकर मेरे कांधे पर हाथ रखा। जब मैंने पलट कर देखा तो ये हमारे ही उसी गांव का आदमी था। तो मुझसे कहने लगा, क्या बात है, इतनी रात में बगीचे के बाहर क्यों? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। मैंने उससे कहा, यार बगीचे में कुछ तो ऐसा हो रहा है। जो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर गया, उसने दोबारा वहां पर आग लगाई। इस बार जब उसने आग लगाई तब 5-10 मिनट तो बिल्कुल सारी चीजें नॉर्मल थी। मुझसे कहने लगा कि चल अब मैं चलता हूँ, तू डर मत, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके इतना कहते ही कि वह आवाज एक बार फिर गूंज उठी, और जब आवाज गूंजी तब वह खुद डर के मारे कांपने लगा। उसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बाहर की ओर भागने के लिए कहा। हम दोनों भागते हुए गेट के बाहर निकल कर आ गए और वहीं खड़े होकर सारी चीजें देखने लगे। दोबारा से वह आग बुझ गई। इतनी रात में वहां क्या करना चाहिए, यही बात सोच रहे थे। उसने मुझसे कहा कि चल कर मालिक को बोलते हैं। हम लोग उतनी ही रात में मालिक के घर पहुंचे। मालिक गहरी नींद में सो रहे थे। फिर हमने उन्हें जाकर सारी बात बताई। वो खुद उनके 3 बेटों के साथ, यानी लगभग अब हम लोग 6 हो चुके थे। हम लोग बगीचे के पास आए। मालिक ने कहा, सब अंदर चलो। हम सब अंदर चले गए। उसके बाद मालिक वहां पर बैठकर इंतजार करने लगे। मालिक ये सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तू चला जा, जाकर अपनी पट्टी करवा ले, तुझे खून बहुत निकल रहा है। मेरे कपड़े भी जमीन पर गिरने की वजह से बहुत ज्यादा मैले हो चुके थे, इसीलिए मैं तो वहां से चला गया। और फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगली सुबह जब मैं बगीचे की ओर गया और मालिक के घर पर गया, तब मुझे वहां पर कुछ अजीब से डरावनी बातें पता चली। मालिक का कहना था कि पिछली रात में उन लोगों ने एक साए को देखा। वो साया काफी डरावना था। लाल आंखें चमकती हुई, बड़े बड़े नाखूनों के साथ एक बगीचे के पेड़ पर बैठा हुआ था और ऊपर बैठकर वह हम 5 को घूरे जा रहा था। यही नहीं, जब उनका सबसे छोटा बेटा उस पेड़ की ओर जाने लगा
तब उसे ऐसा लगा कि शायद वह बुरी शक्ति या काला साया जो कुछ भी था वो डरकर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह पेड़ पर से नीचे कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी, मानो कि कोई 1000 किलो की चीज आसमान से धरती पर आ गिरी हो। इसके बाद मालिक ने अपने बेटे को आवाज लगाई और उससे पीछे की ओर आने को कहा। उनका बेटा इससे पहले कि मालिक तक पहुंच पाता कि उस बुरी शक्ति ने उसे जोर से मारा, जिसकी वजह से वह भी ऑन द स्पॉट मुंह के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से खून आने लगा। मालिक ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। वो और उनके साथ जितने लोग थे वह तुरंत अपने बेटे की ओर भागे। अपने बेटे को उठाकर वह वहां से बगीचे से बाहर निकल गए। अगली सुबह में मालिक का कहना था कि जब तक एक अच्छी बड़ी पूजा उस बगीचे में नहीं हो जाती तब तक उस बगीचे में कोई नहीं जाएगा। फिर लगभग कई दिनों तक वहां पर पूजा चली और हवन हुए। फिर भी शायद मुझे ऐसा लगता था कि वह काली शक्ति का साया उस बगीचे से हटना ही नहीं चाह रहा था। मुझे तो दोबारा से नौकरी पर रख दिया गया, लेकिन मैंने मालिक से कह दिया था कि इस बार मैं उस बगीचे में नहीं जाऊंगा। आप मुझे चाहे काम से निकाल दीजिए या यहीं पर कोई भी दूसरा काम दे दीजिए। मालिक ने भी इस पर हामी भर दी। कहते हैं लगभग 3-3.5 महीने के बाद जो बगीचे का नया रखवाला था, उसने कहा कि उसे भी कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती है। हो सकता है कि उस वक्त के लिए तो वह बुरी शक्ति वहां से चली गई हो, लेकिन वह दोबारा वहां पर लौट आई थी। यही नहीं बल्कि हमारे मालिक की जितनी जगह थी हर जगह पर ऐसी अजीब सी चीजें होने लगी थी। और अब वह बुरी शक्तियां सिर्फ बगीचों में और मालिक की जगह पर नहीं बल्कि गांव के भी कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि गांव के सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को परेशान कर रही थी। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ तो राज था। क्या था वह पता नहीं। कहते हैं कि फिर उस गांव में धीरे धीरे करके एक लोगों की मौत होने लगी। हो सकता है कि मालिक और उनके साथ के कुछ लोग जिन्हें वह आत्माएं परेशान कर रही थी, उनसे कोई बहुत बड़ी गलती या कोई बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी, जिसकी सजा वो लोग पा रहे थे। उसके बाद मैं तो उस गांव से निकलकर अपने घर आ गया था, क्योंकि मुझे अब उस गांव में रहना ही नहीं था। उस घटना के लगभग 4 से 5 साल के बाद जब मैं दोबारा गांव लौटा तो पता चला कि अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे और गांव के कुछ लोग जिन्हें वह आत्मा सता रही थी वो लोग भी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मालिक के तीनों बेटों से जब मैं मिला तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वह आत्मा ने क्यों उन्हें मार दिया, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा था। गांव के अंदर कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि किसी औरत के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और उसे जिंदा जलाकर मार दिया था। हो सकता है ये बात सच है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं जानता, क्योंकि जहां तक मैं अपने मालिक को जानता हूँ वह ऐसा बिल्कुल नहीं थे। ये थी विपुल जी की कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी कहानियां। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूले और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर से भर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानियां ला सके और आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद।